आर्थिक समीक्षा 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2021 को संसद में पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार और वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन द्वारा जारी किया गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण है, जो फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्कालीन निगरानी, व्यावहारिक प्रतिक्रियाओं, सुरक्षा संबंधी उपायों आदि पर आधारित है। आर्थिक समीक्षा परीक्षा उपयोगी तथ्य। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% बढ़ने अनुमान है। 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.2% बढ़ने का अनुमान है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 3.9% वृद्धि की संभावना है। उद्योग क्षेत्र में 11.9% और सेवा क्षेत्र में 8.2% वृद्धि की संभावना है। कोरोना महामारी से सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार 13.5% की वृद्धि हुई है। भारत अगले 3 साल तक सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 2021 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 67.2% की वृद्धि हुई है। 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2021 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर $65.6 बिलियन हो गया है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार $633.6 बिलियन था। भारत पर विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत तक $593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। केंद्र सरकार का ऋण 2019 में जीडीपी के 14.9% से बढ़कर 2020 में जीडीपी का 59.3% हो गया है। 2021-22 में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर 8.6% हुआ है, जो 2014 में 6.2% था। भारत दुनिया में चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडारक है। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है। 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जो पिछले एक दशक में किसी भी वर्ष से ज़्यादा है। 2021-22 में सीपीआईसी मुद्रास्फीति घटकर 5.2% रह गई है। 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9% के निचले स्तर पर है। 2020-21 में नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पर भारत का ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पर पहुंच गया है। 2019 में यह स्कोर 60 और 2018 में 57% था। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री ने 2021 में ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वीं सम्मेलन COP26 में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए गए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की है। देश के कुल मूल्यवर्धन में
18.8% 2021-22 की वृद्धि हुई है। इस तरह से 2020 में 3.6%, 21 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज को और बढ़ा दिया है। 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15% के CAGR से बढ़ा है। 2020-21 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बढ़कर 17.4% वर्ष हो गया है। 2020-21 में रेवल पूंजीगत व्यय बढ़कर 181 करोड़ रुपए हो गया है। 2021-22 में इसे बढ़ाकर 2,15,058 करोड़ रुपए किया गया है। 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा बढ़कर 36.5 किलोमीटर हुआ है। वर्ष 2021-22 में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में $16.7 बिलियन से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया गया, जो भारत में कुल FDI प्रवाह का लगभग है 54%। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। 44 भारतीय स्टार्टअप ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया है, जिससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कुल संख्या 83 हो गई है। 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 टीके की 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। कुल प्रजनन दर 2019-21 में घटकर 2 हो गई है, जो 2015 में 2.2% थी। 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु में कमी हुई है। जुलाई 2021 से GST संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। 2021 के दौरान कॉर्पोरेट कर संग्रह में 90% की वृद्धि देखी गई है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक का शुद्ध लाभ 2020-21 के 14,688 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 31,144 करोड़ रुपया हो गया है। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.6% थी। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। केंद्रीय बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार ने 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया। 2022-23 के लिए कुल बजट आकार 39.45 लाख करोड़ रुपए है। इस बजट में अगले 25 साल के लिए भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया। PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई, निवेश को वित्तीय मदद, राजकोषीय प्रबंधन। बजट अनुमान 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए हैं। संशोधित अनुमान 2021-22 में 37.70 लाख करोड़ रुपए हैं। 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय है 39.45 लाख करोड़ रुपए। 2020-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां हैं 22.84 लाख करोड़ रुपए हैं। प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए, GDP का 4.1%। राजस्व घाटा है 21-22 में 10.88 लाख करोड़, GDP का 4.7% है। राजस्व घाटा 2022 का 9.90 लाख करोड़, GDP का 3.8% है।
राजकोषीय घाटा 16.6 लाख करोड़, जीडीपी का 6.4 करोड़। प्राथमिक घाटा है 7.2 लाख करोड़, जीडीपी का 2.81%। केंद्र बजट 2022-23 में परीक्षा उपयोगी दर है। 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% बढ़कर 7.50 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ था। वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कटौती की सीमा 10% से बढ़कर 14% किया गया। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी के इनकम पर 30% कर लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफ़र पर 1% देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाले आय पर 15% टैक्स लगेगा। कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12% से घटकर 7% किया गया। गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज 28.5% से घटकर 23% किया गया। सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी है। उधार और अन्य देयताएं 35%, जीएसटी है 16%, निगम कर है 15% है, आयकर भी है 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है 7%, गैर कर राजस्व है 5% है, कस्टम्स है 5% है, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 2% है। फिर है ब्याज भुगतान। सरकार के खर्चे ब्याज भुगतान में 20% है। करों शुल्कों में राज्य का हिस्सा 17% है। केंद्र क्षेत्र की स्कीम है 15% है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण है 10%। केंद्र प्रायोजित स्कीम है 9%। रक्षा है 8%, सब्सिडी है 8%, पेंशन है 4% है, अन्य व्यय 9%। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। आरबीआई 2023 से डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा। इलेक्ट्रॉनिक पर लगने वाले टैक्स पर छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी जोड़ो योजना, दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा पिन्नार कावेरी। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ आवंटित किया गया है। इस पे 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन PM डिवाइन नामक नई योजना लाई जाएगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 2022-23 में PPP मॉडल में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स की व्यवस्था की जाएगी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को PPP मोड पर शुरू किया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जल्द ही बदलाव होगा। एनिमेशन एंड गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2022-23 से ई-पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। 2022-23 में 2500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। अगले 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा।
सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। 2022-23 को राष्ट्रीय कदम वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। 5 साल में रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्यों के समाधान की दिशा में एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेशनल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 योजना के लिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। कोल गैसिफिकेशन और कोयलों को रसायन में परिवर्तन करने के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजनाओं की बात कही गई है। 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PM आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अर्थव्यवस्था में सतत निवेश को प्रेरित करने के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ आवंटित किया गया। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक है। वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, जो 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। 3.8 करोड़ घरों में हर घर नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए कोष स्थापित किया जाएगा। PM ई-विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनल तक किया जाएगा। 2022-23 विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब और स्टिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई-लैब की स्थापना की जाएगी। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.3 लाख करोड़ रुपए का MSP मूल्य का सीधा भुगतान किया जाएगा। भारत में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे को किसानों की जमीन पर ध्यान दिया जाएगा। फिर है फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन। भारत नेट परियोजना के तहत गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा। ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवा की पहुंच के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का 5% आवंटित किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजना के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। उद्यम ई-श्रम MCS और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख MSME को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। ECLGS
ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ECLGS के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ दिया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सूक्ष्म लघु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपयों का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। 1.5 लाख डाकघरों को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर लाया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे। वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। 38 MMT। सनराइज क्षेत्रों के लिए ब्लेंडिंग नीतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। बस 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% का वित्तीय घाटे का अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों के उपयोग में किया जाएगा। धारा 115 BAB के तहत विनिर्माण और उत्पादन शुरू करने के लिए अंतिम तिथि को 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।